दानियल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउस के नियम का द्वितीय अनुप्रयोग। गाउस के नियम के द्वितीय अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की ये हमारी हेडिंग है। यदि मान के चलो प्रश्न आए कि गाउस के नियम की सहायता से अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि गाउस के नियम के इस चैप्टर में हम 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे और तीनों अनुप्रयोगों में हमारी सेम प्रॉपर्टी रहेगी। और सेम प्रॉपर्टी क्या रहेगी, यानी कि एक ही सिद्धांत लगेगा, एक ही नियम लगेगा। एक नियम क्या लगेगा, वो ये है कि पहले तो हम गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। किससे? गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या होता है हमारा, फाई ई बराबर के Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई ई बराबर के समाकलन बंद पथ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इन दोनों की सहायता से, एक तो इसको लेना है और दूसरा इसको लेना है, इन दोनों की सहायता से हमें E का मान ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमारा हेडिंग है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें कोई भी प्रश्न आए, कोई भी डेरिवेशन करना हो जब हमें, तो उसका क्या बनाते हैं, हम चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। अपरिमित है समरूप आवेशित अचालक परत। तो यहाँ पर हम अपरिमित तो नहीं बना पाएंगे, परिमित ही बना पाएंगे, लेकिन मानेंगे उसको क्या, अपरिमित। तो ये माना हमारी कोई अपरिमित परत है। अपरिमित कैसी है, परत है। अपरिमित दर्शाने के लिए इसको इधर इस तरह से डॉट 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 करके प्रदर्शित कर देते हैं। इस तरह से डॉटेड की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, अनंत है। तो ये क्या हो गई, अपरिमित। समरूप आवेशित है, यानी कि इस पर सभी जगह प्रत्येक, यानी कि इस पृष्ठ पर हर जगह आवेश क्या है, समान है। और अचालक है, यानी कि ये परावैद्युत है, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं हो सकता। तो समरूप आवेशित है, तो इसमें ये प्लस प्लस यानी कि धन आवेशित मान लेते हैं हम इसको। समरूप आवेशित में कौन सी, धन आवेशित। इस तरह से हर जगह से क्या है, ये समरूप आवेशित। इस परत को नाम दे देते हैं हम A, B, C और D। अब इसके कारण हमें इसके बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, यानी कि इस बिंदु O से लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए, जैसे हमने अनंत रेखीय आवेश का में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था, तो हमने क्या माना था, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ माना था। तो यहाँ भी हम बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। उस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की लंबाई और अनुप्रस्थ पाट क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर हम एक 2r लंबाई, कितनी लंबाई, 2r लंबाई, और s क्षेत्रफल, s काट क्षेत्रफल। काट क्षेत्रफल का मतलब है जो आधार है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल, इसको क्या मान रहे हैं, हम s मान रहे हैं। इसका भी s क्षेत्रफल है, इसका भी s क्षेत्रफल है, और लंबाई इसकी कितनी है, 2r है। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। तो बना लेते हैं इसमें बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ।
ये हमारा बिंदु P है, इसकी इधर से ये जो दूरी है ये पूरी क्या है, R है। इसी तरफ से R इसके पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ के भाग को दर्शाने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं चित्र में, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं। यानी कि इन सब का क्षेत्रफल क्या है, ये बिंदु O गया, इसका क्षेत्रफल S है, इसका क्षेत्रफल भी S है, और इसका क्षेत्रफल भी कितना है, S है। S काट क्षेत्रफल का है ये हमारा। अब इधर ये दूरी R है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, R होगी, क्योंकि हमारा जो बेलन लिया है हमने वो कितना है, 2R लंबाई का है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये कितना है, S है। कितना है, S है। तो हमें लिखना है चित्र में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चित्र में ABCD अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है। अचालक क्या है, परत है। चित्र में ABCD अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान रहे हैं हम, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके बिंदु O से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमने ये हमारा प्रश्न था कि अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो पहले लिख लिया कि चित्र में हमारी ABCD क्या है, समरूप आवेशित अचालक परत है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और इसके बिंदु O से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमने इसके लिए क्या किया था, 2R लंबाई, R प्लस के R, 2R लंबाई और S क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है आपका, S है। कितना है, S। 2R लंबाई और S अनुप्रस्थ। तो क्या करते हैं इसके लिए 2R लंबाई व S काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ये मानते हैं कि 2R लंबाई और S काट क्षेत्रफल का एक बेलनाकार क्या है, गाउसीय पृष्ठ है, जो R दूरी इधर है और R दूरी इधर, पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यदि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यदि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल q है, तब q का मान कितना होगा, सिग्मा s। क्यों होगा, चूंकि हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर के क्या होता है, q अपॉन के s, यानी आवेश बटे के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कौन सा है, s, ये वाला है। इसके द्वारा परिबद्ध आवेश क्या मान रहे हैं हम, q मान रहे हैं।
कितना मान रहे हैं, क्यू मान रहे हैं, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर के क्यू अपॉन के एस। तो क्यू बराबर के क्या आ जाएगा, सिग्मा एस। समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं 1। अतः गाउस के नियम से, अतः गाउस के नियम से बेलनाकार, अतः गाउस के नियम से बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर के। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम ये कहता है कि निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ द्वारा यदि परिबद्ध आवेश Q हो तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई उस परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर क्या आएगा, Q अपॉन के ε0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, फाई ई बराबर के Q की जगह समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे, Q की जगह समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे, सिग्मा एस, सिग्मा एस अपॉन के ε0, और इसको लेंगे हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आगे क्या करना है, आगे देखिए, समीकरण नंबर ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 1। अब समीकरण नंबर 2 हमें आगे काम आएगा, तो इसको हम साइड से लिख लेते हैं, फाई ई बराबर के सिग्मा एस अपॉन के ε0, सिग्मा एस अपॉन के ε0। ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी है, 2 है, जो बाद में हमें काम आएगी। तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, आगे हमें ये करना है केवल इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसके बाद में ये तो हमने क्या निकाल लिया था, गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, जो फ्लक्स की परिभाषा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, उसकी सहायता से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान याद करना है। वो मान आ जाएगा तब दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और ई की वैल्यू यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे लिखते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन कौन से लेंगे, देखिए, नंबर 1, ये दायां, ये हमारा कौन सा हाथ है, दायां हाथ, राइट हैंड। तो पहला हम लेंगे वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार पृष्ठ दाईं ओर का, दाईं ओर का, और इसको नाम देते हैं हम S1, ये वाला भाग, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, S1 नाम दे रहे हैं। तो ये हमारा S1 पृष्ठ है, क्या है, S1 पृष्ठ है। तो इसका यदि क्षेत्रफल सदिश ds माने तो ds की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी, ds की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, लंबवत भार की ओर होती है, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी ज्ञात करेंगे हम, जस्ट इसको हल करने के बाद में आगे की दिशा कैसे इस ओर आई आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिख लेते, जो ई वेक्टर है वो क्या होगी, इस ओर होगी, इसे हम अभी ज्ञात करेंगे जस्ट। तो पहला प्रश्न मान लिया हमने S1, जिसका क्षेत्रफल सदिश यदि ds है तो ds इधर होगा, और इसी दिशा में क्या होगा, हमारा ई वेक्टर होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। दूसरा, वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ कौन सा, बाईं ओर का, बाईं ओर का, उसको क्या मान लेते हैं, S2। ये तो हमारा क्या था, दाईं ओर का था, ये बाईं ओर का, ये वाला भाग, ये वाला वृत्ताकार पृष्ठ है, क्या है, वृत्ताकार। ये वाला भी वृत्ताकार है, ये वाला भी वृत्ताकार। तो इस ओर, इसको क्या मान रहे हैं हम, S2 मान रहे हैं। इसका क्षेत्रफल सदिश ds माने तो ds की दिशा इस ओर होगी,
और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसी की दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसी की दिशा में होगी। दूसरा, तीसरा मानते हम बेलनाकार वक्र पृष्ठ S3। अब ये तो दो भाग तो एक हो गए, ये वाला वृत्ताकार भाग, दूसरा वाला ये वाला वृत्ताकार। अब ये हमारा तीसरा कौन सा है, वक्र पृष्ठ है। तो ये वक्र पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऊपर की ओर होगा ds वेक्टर, और इसको नाम यदि S3 दे, और ये इसका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस ओर है यहाँ पर, तो E वेक्टर की दिशा इस ओर होगी, और ये कोण कितना होगा इसमें, 90 डिग्री। इसके लिए 0, इसके लिए 0, E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य में कोण, E वेक्टर और ds वेक्टर के लिए, इसके लिए थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। यहाँ भी थीटा बराबर कितना है हमारा, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना हमारा, 90 डिग्री। तो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को हमने कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन से, वृत्ताकार पृष्ठ दाईं ओर का ये वाला, वृत्ताकार पृष्ठ बाईं ओर का ये वाला, और बेलनाकार वक्र पृष्ठ ये वाला पृष्ठ। तो 3 भागों में डिवाइड करते। अब हमें विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है इन प्रत्येक पृष्ठ से। इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, और इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तीनों के कारण जब ज्ञात कर लेंगे हम निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो फिर टोटल ज्ञात कर लेंगे, और टोटल में क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। अतः S1 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, φE1 माने उसको, तो φE1 बराबर होगा आपका समाकलन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या समाकलन S1 EdS, क्योंकि अदिश गुणनफल है और दो अदिश होती है उनको गुना करते हैं। अदिश गुणनफल, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, EdS cos थीटा आता है। जब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो EdS cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान जानते हैं आप कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री बराबर की कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया आपका, E को बाहर ले लीजिए, समाकलन S1 कितना बचा है, ds, या ये आ गया आपका φE1 बराबर के ES। हम यहाँ क्या मान रहे हैं, चूंकि S1 बराबर समाकलन ds, और पृष्ठ किसके, S1 के सापेक्ष, इसका मान कितना, S। क्यों है इसका मान, क्योंकि हमने ये इसका क्षेत्रफल कितना माना है, S माना है, और ds क्या है हमारा, क्षेत्रफल सदिश है। तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका टोटल मान कितना आएगा, S आएगा। कितना आएगा, S आएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर इसको क्या लेते हैं, 3। इसी प्रकार S2 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को φE2 माने, तो φE2 बराबर के होगा आपका समाकलन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। पृष्ठ S1 से क्या हो जाएगा, S2, क्योंकि अब S2 को किस से निर्गत विद्युत फ्लक्स मान रहे हैं। तो ये हमारा S2 पृष्ठ है, और यहाँ S2 पृष्ठ में भी E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण कितना है, थीटा बराबर की 0 डिग्री है। तो ये आ जाएगा आपका समाकलन S2 EdS cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, और इसका फिर क्षेत्रफल S2 के सापेक्ष कितना होगा, वही ES होगा। तो ये हो जाएगा φE2 बराबर के, E को बाहर ले लेंगे, समाकलन S2 ds बराबर के ये आएगा ES। समीकरण नंबर 4, चूंकि वही समाकलन S2 ds बराबर भी कितना है, S है, यानी कि इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या है आपका, S है। S2 वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या है, S है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर के हैं। हमारा जो बेलन है वो क्या माना है, लंब वृत्तीय बेलन माना है। तो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 आगे लेते हैं हम। इसी प्रकार इन दो के कारण हमने निकाल लिया है, क्या आया, ES। तीसरा, बेलनाकार वक्र पृष्ठ। तो इसी प्रकार
S3 पृष्ठ, और S3 कौन सा है हमारा? बेलनाकार वक्र पृष्ठ है। इसी प्रकार S3 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? φE3 से व्यक्त करें तो φE3 बराबर होगा S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर के समाकलन S3 E ds कॉस। इन दोनों के मध्य S3 पृष्ठ के लिए E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। S3 पृष्ठ पर E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो φE3 की वैल्यू आ गई आपकी 0। φE3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, इस पृष्ठ के द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, और जो बेलनाकार पृष्ठ है हमारा इसके द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स से निकाल लिया। तो अब हम संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? इन तीनों को जोड़कर, क्योंकि विद्युत फ्लक्स हमारी क्या है? अदिश राशि है। तो संपूर्ण जो ये बंद पृष्ठ है हमारा, इससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, इसके पृष्ठ प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स के अदिश योग के बराबर होगा, या बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अतः संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से, अतः संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो वो होगा आपका φE बराबर के, परिभाषा से निकालेंगे। परिभाषा क्या होती है? समाकलन बंद पथ S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको 3 भागों में तोड़ा है हमने। कौन कौन सा? दाईं ओर का वृत्ताकार भाग, बाईं ओर का वृत्ताकार भाग और बेलनाकार भाग। तो इसको तीनों के लिए लिखते हैं हम। समाकलन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन S3 के सापेक्ष यानी कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब क्या है इसका? S1 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इसका S3 पृष्ठ से निर्गत, S2 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, और इसका S3 पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब ये मान हमने कहाँ निकाल लिए? पहले ही निकाल लिए, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 में। तो इनकी वैल्यू क्या है? φE1, क्योंकि ये किसके बराबर है? φE1 के बराबर। ये दूसरा, ये वाला किसके बराबर है? φE2 के बराबर है। φE2 नाम दिया, और ये φE3 दिया। कहाँ से लिखा है ये हमने? समीकरण 3, 4 व 5 से। समीकरण 3, 4 और 5 की सहायता से हमने इनका मान लिखा। तो φE1 का मान कितना है आपका? ES। φE2 का मान कितना है? ES। और φE3 का मान कितना है आपका? 0। φE1 का मान ES, φE2 का मान ES, और φE3 का मान कितना है आपका? 0। कितना है? 0। तो ये हो गया आपका φE बराबर के ES प्लस के ES कितना हो गया? 2ES। समीकरण नंबर 5 आ गई। तो कौन सी आएगी अब अगली? 6वीं। अब समीकरण 6 व समीकरण 2 की तुलना से, समीकरण 6 व समीकरण 2 की तुलना से, क्योंकि समीकरण 6 और समीकरण 2 एक ही राशि को व्यक्त करती है, और वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो बेलनाकार, ये समीकरण नंबर 1 गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स है बेलनाकार पृष्ठ से, और ये इसकी जो परिभाषा है उसके कारण हमने निर्गत विद्युत परिभाषा से जो फॉर्मूला है, यानी परिभाषा जिसको व्यक्त करती है उससे निकाला। यानी कि दोनों क्या है विद्युत फ्लक्स, और किससे? बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से। तो दोनों का मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो ये आएगा आपका
2ES बराबर के सिग्मा एस अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एस से एस का मान कैंसिल हो गया, 2 का इधर भाग दे देंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 7। और ये समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। तीव्रता को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान। लेकिन हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो दिशा किस ओर होगी? हमारी दिशा हमने किस ओर मानी थी? इसकी इस ओर मानी। स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत भार की ओर होगी, कैसे होगी ये कैलकुलेट करना है। तो ये तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट किया था अब तक। तो नेक्स्ट अब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करेंगे कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के किस ओर होगी, कैसे होगी, ये याद करना है। तो ये हमारी समरूप आवेशित अचालक परत, यानी समान रूप से आवेशित है, अचालक है और अपरिमित है, लेकिन यहाँ हम केवल इसको क्या कर रहे हैं? परिमित रूप में दर्शा रहे हैं। तो ये हमारी समरूप आवेशित अचालक परत है। इसके बिंदु यहाँ से O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करनी है, दिशा का मान ज्ञात करना है कि दिशा किस ओर होगी। पहले हमने तीव्रता का मान ज्ञात किया था, क्योंकि हमने दिशा को पहले पता था, तो मैंने ये आपको दिशा बाद में बता रहा हूँ, नहीं तो इसकी जो दिशा होती है लंबवत भार की ओर होती है। अब कैसे? तो इसमें हम बिंदु O से समान दूरी पर 2 अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 अल्पांश लेते हैं, A1 और A2, A1 और A2 2 अल्पांश लेते हैं। अब A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D वेक्टर माने, तो इसकी दिशा किस ओर होगी? A1P दिशा में। किस दिशा में होगी? A1P दिशा में। इसी प्रकार से A2 अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान DE वेक्टर है, तो DE वेक्टर होगा और दिशा इसकी होगी A2P की ओर, A2P दिशा में। अगर इसका ये कोण मान के चलो कितना है? अल्फा है, और ये कोण भी कितना होगा? तो अल्फा होगा, क्योंकि ये बिंदु अल्पांश A1 और A2, मैं यहाँ पे इसको पूरा मिटा देता हूँ, आवेशित को थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ इसको इस तरह से कि ये हमारी परत है और परत में हम ये 2 अल्पांश ले रहे हैं, एक तो पहला A1, दूसरा अल्पांश A2, कोई भी नाम दे सकते हैं इनको, A1 A2 B1 B2, और ये बिंदु हमारा O है। बिंदु O से A1 और A2 की दूरी क्या है? समान है। और ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और वो ज्ञात की थी उसका मान कितना आया था? E बराबर के सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था? 2 एप्सिलॉन। तो A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको DE माने, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? DE माने, तो ये DE है। और दिशा इसकी किस ओर होगी? A1P दिशा में, A1P दिशा में। दूसरा A2 के कारण DE वेक्टर माने, तो ये किस ओर होगी? A2P दिशा में। किस ओर होगी? A2P दिशा में। अब ये दूरी समान है, तो ये एंगल मान के चलो कितना हमारा? अल्फा है, तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा।
कितना होगा, अल्फा होगा। तो अब इस डी वेक्टर का इस दिशा में घटक क्या होगा, डी कॉस अल्फा होगा, और इसका भी क्या होगा, डी कॉस अल्फा होगा इस दिशा में घटक, यानी कि थीटा वाली अल्फा वाली दिशा में। इसका दूसरा घटक जो होगा वो इस ओर होगा, वो होगा आपका डी साइन अल्फा, और इसका जो दूसरा घटक है वो नीचे की ओर होगा, वो होगा आपका डी साइन अल्फा। अब ये दो घटक समान है, क्या है, बराबर है, और विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और ये दोनों घटक समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी कि हमारी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस दिशा में होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे मान के चलो ये हमारा पृष्ठ है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत होगी। कैसे होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी। अब ये अगर मान के चलो हमारा पृष्ठ कैसा है, धन आवेशित है, तो कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी, बाहर की ओर। और अगर पृष्ठ ऋण आवेशित है तो कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। दूसरा, पृष्ठ की इस ओर ज्ञात कर रहे हैं तो तीव्रता इस ओर होगी, पृष्ठ की इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी। तो सदिश रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ई वेक्टर का मान इस तरह से आएगा आपका सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, परत के लंबवत इकाई सदिश, परत के लंबवत इकाई सदिश, अर्थात विद्युत क्षेत्र की, अर्थात अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत होती है, परत के कारण होती है, लंबवत होती है, यानी कि इस तरीके से होती है। ये यदि पृष्ठ को परत माने तो पृष्ठ के लंबवत इस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, और वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब